बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मौलाना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूँ। नाजरीन, पहली दरख्वास्त तो मेरी ये होगी कि वो अहबाब जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी फरमाकर वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी वीडियोस जो हैं आने वाली वो आप तक आसानी से पहुँचती रहें। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में खसूसन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त जिस वसी पैमाने पर सियासी कारकुनान और लीडर्स का पकड़ धकड़ का सिलसिला शुरू है, बल्कि अपने अरूज पर है, उस और जो कुछ किया जा रहा है उनके साथ, उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, उनकी खवातीन के हवाले से उनको हरासा किया जा रहा है, वीडियोस की धमकियां दी जा रही हैं। तो इन सारी चीज़ों का जो है वो मेरे ख्याल में एक फिक्रे में हम इसको बयान कर सकते हैं, और वो फिक्रा ये है कि बकवास बंद की जाए। अब ये बकवास बंद की जाए वाला फिक्रा जो है ये बड़ा इनडिसेंट है और ये सुनने में भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करें, मेरे जहन में इससे बेहतर और कुछ आ नहीं रहा था। और ये मैसेज है उन इदारों की तरफ से जो ताकतवर हैं, और उन लोगों को ये एक बड़ा वाज़ेह पैगाम है जो पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती, अवाम की हाकमियत, अदालतों के फैसलों पर अमल दरामद, बुनियादी इंसानी हकूक, सियासी और जमहूरी हकूक, इलेक्शन, साफ और शफाफ इलेक्शन, फेयर ट्रायल का हक, आज़ादी इजहार राय। जो लोग इस किस्म की सोच रखते हैं या जो लोग इस किस्म के राइट्स के बारे में बात करते हैं, जो लोग आइन में दिए गए हकूक पर इदारों से ये तवक्को रखते हैं कि उनको वो हकूक दिए जाएंगे, उन तमाम लोगों के लिए एक मैसेज है कि आप लोग बकवास बंद करें। पाकिस्तान में इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो पूरी दुनिया देख रही है, हम भी देख रहे हैं। जिस वसी पैमाने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ सलूक किया जा रहा है, उनको पकड़ा जा रहा है, उन पर झूठे मुकदमात कायम किए जा रहे हैं, खवातीन कारकुनान जो हैं उनको भी नहीं छोड़ा गया, और जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनके साथ फिर जिस किस्म का सलूक किया गया है कि वो तंग आकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने पर मजबूर कर दिए गए हैं। लेकिन वो तमाम लोग जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं उनमें एक बात बड़ी कॉमन है, और वो ये है कि जो आदमी भी रिहा होकर आता है वो एक तो सीधा प्रेस क्लब जाता है। प्रेस क्लब में जाने के बाद उसके हाथ में जो पर्ची है वो सेम है, वो उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। एक तो वो 9 मई के वाकयात की मजम्मत करता है, उसके बाद वो फौज जिंदाबाद का नारा भी लगाता है, और वो ये भी कहता है कि जी हमारा इस सारी से कोई ताल्लुक नहीं है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने का ऐलान कर देता है। अगर तो उसके पास टिकट है वो टिकट वापस करने का ऐलान भी करता है, अगर उसके पास टिकट नहीं है तब भी वो ऐलान कर देता है कि जी मेरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है। और फिर साथ में ये भी कहता है कि जी ये मैंने किसी दबाव के तहत नहीं किया। आज चौधरी परवेज इलाही साहब जो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया। चौधरी परवेज इलाही साहब जो है वो इस सूबे के 2 दफा वजीर आला भी रहे हैं, और सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, सीनियर सियासतदान है। उनको घसीट कर जिस तरह लेके जाया जा रहा है वो फुटेजेस आपने भी देखी हैं, मैंने भी देखी हैं। तो ये एक हमारे निज़ाम इंसाफ पर, हमारा जो जुडिशल सिस्टम है उस पर, और पाकिस्तान में बुनियादी इंसानी हकूक जो हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उन पर भी बहरहाल एक सवालिया निशान है कि वो लोग जो इस पीडीएम के बयानिए से इत्तफाक नहीं करते उनको उठाया जाए, उन पर तशद्दुद किया जाए, उन पर झूठी एफआईआर बनाई जाए, और उसके बाद उन्हें मजबूर कर दिया जाए कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ दें। और यही सूरत हाल जो है वो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में अमलन देखने में जो एक चीज़ नज़र आ रही है, वाज़ेह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिया से एक एमपीए थे रफाकत अली गिलानी साहब, उनको परसों रात गिरफ्तार किया गया। आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने यही कहा कि जी मैं 9 मई को जो कुछ हुआ है इसका अजाला मुमकिन नहीं है। अब समझ ये नहीं आती कि ये तमाम लोग जो है ये गिरफ्तार होने के बाद ही इनको ये सब कुछ क्यों याद आता है कि जी 9 मई को जो कुछ हुआ वो दुरुस्त नहीं था और हम पीटीआई के साथ नहीं चल सकते। 9 मई को इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि बहुत सारे वाकयात ऐसे हैं जो नहीं होने चाहिए थे, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। आर्मी की अमलाक पर और शहदा की जो यादगारें हैं और जो सिविल तनसीबात थी उनको जलाया जाना किसी भी हवाले से, किसी भी मौजूद मुआशरे में इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती, और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। लेकिन उसके साथ साथ जो एहतजाज किया लोगों ने इमरान खान साहब की गैर कानूनी और गैर अखलाकी गिरफ्तारी के खिलाफ, मैं समझता हूँ वो भी किसी कौम के जिंदा होने की दलील है कि जब लोग ये समझते हैं कि कोई काम गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ बहरहाल पुरअमन एहतजाज हर किसी को करना चाहिए, और ये गारंटी जो है पुरअमन एहतजाज की ये पाकिस्तान का आइन भी देता है। लेकिन वो तमाम लोग
جو गिरफ्तार होती हैं, गिरफ्तार होने के बाद फिर उनको ये सब कुछ क्यों याद आ जाता है? एक ही पर्ची होती है, एक जैसे अल्फाज होते हैं, यानी स्क्रिप्ट चेंज नहीं हुआ, स्क्रिप्ट राइटर चेंज नहीं हुआ। अब शायद लोगों को इस तरह से बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लोग बेवकूफ बनने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, ये एक मैसेज जरूर है उन लोगों के लिए जो मेरे जैसे, जो कानून के तालिब इल्म है, या वो लोग जो पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में सिस्टम जो है वो आइन और कानून के तहत चले, इदारे जो है वो आइन और कानून के तहत अपने फराइज सर अंजाम दें। उनके लिए बहरहाल ये एक मैसेज है कि जी आप बकवास बंद करें, हम जो चाहेंगे वही होगा, जो हम चाहेंगे वही कानून है, जो हम करेंगे वही कानून है, और हमसे पूछने वाला भी कोई नहीं है। इस वक्त सूरत हाल वाकई यही है कि जो कुछ किया जा रहा है इदारों की जानिब से, वाकई उनको पूछने वाला कोई नहीं है। उसके साथ साथ आज एक और बड़ा लतीफ़ा हुआ, और वो लतीफ़ा ये है कि एजाज चौधरी साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा हैं और सेनेटर भी हैं, वो तकरीबन 20 दिन से पुलिस की हिरासत में थे। तो आज पुलिस ने उनसे पिस्टल बरामद करने का दावा किया है कि जी उनसे पिस्टल रिकवर हुआ और वो फोरेंसिक के लिए लैब में भी भिजवा दिया गया है। अब एक ऐसा शख्स जो 20 दिन से आपकी कस्टडी में है, वो 20 दिन जो पिस्टल था वो एजाज चौधरी साहब ने डब में लगाया हुआ था और आपने देखा नहीं, 20 दिन में आपने तलाशी भी, मतलब ये कितनी मैं समझता हूँ सतही और ढोंढे किस्म के इकदाम हैं और ये हरकतें हैं। और जो आईजी साहब हैं वो फिर आके इसको डिफेंड भी कर रहे होते हैं, डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, और इतने वो यकीन के साथ और इतने उसके साथ झूठ बोलते हैं कि सूबे में इंस्पेक्टर जनरल लेवल का जो ऑफिसर है उससे इस किस्म की तवक्को की नहीं जा सकती। तो एजाज चौधरी साहब एक बुजुर्ग सियासतदान है, शरीफ आदमी है, उनसे आप इख्तलाफ कर सकते हैं उनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन की वजह से, लेकिन उनके शरीफ आदमी होने में कोई शक नहीं है। तो 20 दिन से वो पुलिस की हिरासत में थे, तो आज जो है उनसे पिस्टल भी बरामद हो गया। तो ये आपके इस ड्रामे पर और इस फेक और प्लांटेड किस्म की रिकवरी पर कौन एतबार करेगा? वैसे भी इंतहाई अफला इस किस्म की जो रिकवरी है, प्लांटेड और फेक रिकवरी, जो नजर आता है कि ये डाला जा रहा है उन पे, एक एविडेंस बनाने की कोशिश की जा रही है, तो कोर्ट्स इसको इस किस्म की जो फेक और प्लांटेड रिकवरी होती है उसको कंसीडर नहीं करते बीइंग पीस ऑफ एविडेंस के तौर पर किसी भी मुलजम के खिलाफ। तो 20 दिन से बंदा आपके पास है और आप 20 दिन के बाद आपने पिस्टल निकाल लिया, पता नहीं वो कहाँ छुपाया हुआ था फवाद चौधरी साहब ने, या इन लोगों ने सोचा हुआ था कि अब जब दिन करीब आ गए उनकी रिहाई के तो फिर एक कोशिश और कर ली जाए। अब वो कोई टैंक या कोई F-16 या कोई मिराज या JF थंडर, कोई इस टाइप की चीज तो चौधरी साहब से बरामद कर नहीं सकते थे, तो उन्होंने बेहतर समझा कि जी ठीक है फिर पिस्टल डाल दिया जाए। उसके साथ साथ जो है वो पैमरा ने कल एक पाबंदी लगाई है जी इमरान खान साहब पर, और बुनियादी तौर पे उसमें कुछ आइन के आर्टिकल का भी हवाला दिया गया है, इजहार राय की भी बात की गई है कि जी कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं कि इस्लाम के खिलाफ, मुल्क की सिक्योरिटी है और दीगर ऐसे इशूज हैं उनके खिलाफ अगर बात ना की जाए तो हर आदमी को बोलने का हक है। तो यानी दूसरे लफ्जों में इमरान खान साहब जो है उनको बैन कर दिया गया है टीवी पर, एक किस्म की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज या उनको लाइव नहीं दिखाया जाएगा, रिकॉर्डेड चीजें नहीं दिखाई जाएंगी। तो पैमरा, पहली तो बात यह है कि पैमरा ने उसमें जो जहां उनका नोटिफिकेशन है उसके लिए 9 मई के लिए उन्होंने दिन एक ब्लैक डे का उसको कहा कि ये 9 मई एक ब्लैक डे था। तो पहली बात यह है कि पैमरा के चेयरमैन जिन्होंने ये ब्लैक डे को 9 मई को डिक्लेयर कर दिया, उनको किसने इख्तियार दिया है, उनकी हैसियत क्या है कि वो किसी दिन को वो ब्लैक डे या वाइट डे डिक्लेयर करें? यानी ये बियॉन्ड द जुरिस्डिक्शन जाके चेयरमैन पैमरा अपने काम कर रहे हैं। और फिर अब सोचना ये है कि जब इमरान खान साहब को आप टीवी पर नहीं दिखाएंगे और उनको बैन कर देंगे, तो क्या लोग राना सनाउल्लाह साहब को और मरियम औरंगजेब को देखेंगे? लोग मरियम नवाज को देखेंगे, और अगर देखेंगे तो इनको कितनी देर देखा जा सकता है? मौसम का हाल आप कितनी देर बता सकती हैं? आपके पास अगर इमरान खान को दिखाने का आप समझते हैं कि उनको दिखाना इस कौम के लिए ठीक नहीं है, तो फिर आपको महंगाई दिखानी पड़ेगी, फिर आपको बेरोजगारी दिखानी पड़ेगी, फिर आपको लॉ एंड ऑर्डर की खराब सूरत हाल दिखानी पड़ेगी, फिर आपको मुल्क में जो 76 साल पाकिस्तान की 75-76 साल तारीख है उसमें अफरात-ए-ज़र और महंगाई जो है वो अपनी बुलंद तरीन शरह पर पहुंच गई है, फिर आपको ये बताना पड़ेगा। और जहां तक ताल्लुक है मरियम नवाज साहबा का, मरियम नवाज साहबा जब भी कोई अपने किसी जलसे में, किसी कन्वेंशन में खिताब करती हैं, तो अगर उन्होंने मतलब आधा घंटा स्पीच करनी होती है, तो अगर हिसाब लगाया जाए तो तकरीबन 20 से 25 मिनट जो है वो इमरान खान का जिक्र करती हैं।
तो क्या मरियम नवाज साहबा पर भी पाबंदी लगाई जाएगी कि वो इमरान खान का नाम न लें? तो इमरान खान अगर आप नहीं दिखाएंगे तो इससे आपको पता नहीं है कि मीडिया इंडस्ट्री का आप कितना नुकसान कर रहे हैं। इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान मैं समझता हूँ कोई खास नहीं होगा। उसकी रीजन कि इमरान खान देखने के लिए लोग जो है वो चेयरमैन कैमरा की हिदायत पर उसका इंतजार नहीं करेंगे। इमरान खान को आप नहीं दिखाएंगे तो सोशल मीडिया तो इमरान खान को दिखा रहा है, इंटरनेशनल मीडिया भी इमरान खान को दिखा रहा है। आप नहीं दिखाना चाहते और वो चैनल जो आप जो पाकिस्तान में जिन पर बहरहाल पैमला कवानीन का इतलाक होता है वो शायद नहीं दिखाएंगे, लेकिन आप बीबीसी को कैसे पाबंद कर सकते हैं? आप अल जजीरा को कैसे रोक सकते हैं? आप वॉइस ऑफ अमेरिका, CNN और दीगर जो आलमी नशरियाती इदारे हैं आप उनको कैसे रोक सकते हैं? उसके साथ साथ आप सोशल मीडिया को कैसे रोक सकते हैं? तो इमरान खान पर पाबंदी का जो मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा नुकसान है वो मीडिया इंडस्ट्री को है। मीडिया इंडस्ट्री को अज खुद इस पे जो है वो सोचना भी चाहिए और बात भी करनी चाहिए पैमरा से। इसके साथ साथ पीडीएम को भी इसका नुकसान है। अब देखें लोग जो है वो इसमें आप माने ना माने, आप इमरान खान को पसंद करते हैं या नहीं करते, लेकिन लोग इमरान खान को सुनना भी चाहते हैं, लोग इमरान खान को देखना भी चाहते हैं। इमरान खान जो है अगर वो टीवी की स्क्रीन पर नहीं है तो इमरान खान के वो टीवी की स्क्रीन पर जब नहीं देखेंगे लोग तो फिर वो टीवी नहीं चलाएंगे। तो वो अरबों रुपए के इश्तिहारात और वो पाकिस्तान का जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है जिसका जो बिजनेस है इससे वो डिस्टर्ब होगा। लोग जो है वो मरियम औरंगजेब साहबा को शायद 1 या 2 मिनट को बर्दाश्त कर सकते हैं, राना सनाउल्लाह को इससे ज्यादा देखने की कम से कम मेरे अंदर तो हिम्मत नहीं है, मैं तो नहीं देख सकता। आप अगर देख सकते हैं तो वो और बात है। उसके साथ साथ जो है आज रजा रबानी साहब जो हैं उन्होंने भी एक लतीफ़ा ही सुनाया। वो लतीफ़ा ये था कि पाकिस्तान में चूंकि ऑडियो लीक्स एक सिलसिला शुरू हुआ था, कुछ इदारे जो हैं वो लोगों के फोन टेप करते हैं और फिर टेप करने के बाद वक्त ज़रूरत उन ऑडियो टेप्स को रिलीज कर दिया जाता है, उससे कुछ यकीनन फवायद लेने होते होंगे। तो उस पर पार्लियामेंट की एक खसूसी जो कमेटी है उसकी कार्रवाई को स्टे कर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। तो इस पे रजा रबानी साहब जो हैं वो बड़े एतराज उनकी तरफ से उठाए गए हैं कि जी ये आइन के आर्टिकल 69 की खिलाफ वर्जी है। तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि आर्टिकल 69 जो है वो ये कहता है कि पाकिस्तान में किसी भी अदालत को पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में इंटरफेयर का कोई इख्तियार नहीं है। ये बात बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान का आइन बहरहाल यही कहता है। तो रजा रबानी साहब उस वक्त आपकी जो कानून दानी है, इंतहाई माजरत के साथ, आप मेरे लिए बड़े मोहतरम हैं और मैं आपकी बड़ी रेस्पेक्ट करता हूँ। तो जिस वक्त कासिम सूरी साहब ने इस आपके वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाला था सिलसिला, उसमें एक रूलिंग दी थी और कहा था कि मैं इस तहरीक को, ये जो तहरीक अदम एतमाद है, मैं इसको मुस्तरद करता हूँ। तो उस वक्त भी पार्लियामेंट की ही बहरहाल प्रोसीडिंग थी और ये इख्तियार जो अब आप इस्तेमाल कर रहे हैं 69 के तहत इस पार्लियामेंट को हासिल है। तो जिसके स्पीकर जो हैं वो असद कैसर साहब थे और कासिम सूरी साहब डिप्टी स्पीकर थे और वो इख्तियार बहरहाल इस आर्टिकल 69 के तहत उस पार्लियामेंट को भी हासिल था। तो उस वक्त तो आप खामोश रहे, बल्कि आप लोगों ने मिठाइयाँ बांटी थी और अब जो है वो आपने ये कहना शुरू कर दिया कि जी ये पार्लियामेंट के इख्तियार में मुदाखलत है। पार्लियामेंट का जो इख्तियार है वो तो यही है कि नवाज शरीफ को मतलब एक तो 18वीं तरमीम की गई थी 30वीं दफा वज़ीर आज़म बनाने के लिए। ये मैं समझता हूँ इंतहाई शर्मनाक काम था पाकिस्तान की पार्लियामेंट का। इंतहाई माजरत के साथ अगर मेरे अल्फाज आपको सख्त लगते हैं, लेकिन जहाँ किसी कानून को या आइन में कोई तब्दीली किसी फर्द के लिए की जाए, किसी जमात के लिए की जाए, तो वो अमल बहरहाल काबिल तारीफ नहीं होता, वो अमल काबिल मुज़म्मत होता है। उसके साथ साथ अब ये जो सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर एंड जजमेंट एक्ट पास किया गया, ये किसके लिए किया गया? क्या ये 2 लोगों के लिए नहीं किया गया? तो जब पार्लियामेंट खुद ऐसे कानून साजी करेगी और ऐसे काम करेगी जिससे पार्लियामेंट की अपनी जो इज्जत है वो दांव पर लगती हो, तो फिर बहरहाल सवाल भी उठेगा और पाकिस्तान में किसी न किसी अदालत ने इसका नोटिस भी लेना है। तो जब आप क्रीज से बाहर निकल के खेलेंगे तो फिर आउट होने का खतरा तो रहेगा रबानी साहब। इसके साथ साथ नाजरीन आज एक और मतलब है रियासती इदारों की जो बदमाशी है वो अब मतलब है आप इससे अंदाजा लगा लें कि पुलिस खुद ये एतराफ कर रही है कि जी हमने मियां असलम जो साबिक सूबाई वजीर थे और अमाद अजहर साहब वो वफाकी वजीर थे,
ہم نے ان کے عزیزوں کو، رشتہ داروں کو گرفتار کیا ہے، ہم نے ان کی لوکیشن ٹریس کی ہیں، اور وہ بار بار سمز چینج کر رہے ہیں، اپنی لوکیشن چینج کر رہے ہیں۔ میاں اسلم کے بھائی جو ہیں، ان کے بھتیجے اور ان کے دیگر رشتہ داروں کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ اسی طرح حماد اظہر صاحب کی بہنوں کے گھر پر بھی چھاپا مارا گیا، ان کے بھی عزیز و اقارب جو ہیں ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ مان لیا میاں اسلم صاحب نے کوئی جرم کیا ہوگا، کوئی قصور ہوگا ان کا، اور حماد اظہر صاحب نے بھی کچھ کیا ہوگا، تو ان کے بھائی، بیٹے، بھتیجے، بہنیں اور دیگر رشتہ داروں کا کیا قصور ہے؟ ریاستی ادارے جو ہیں وہ اس وارداتی ٹولے کے کہنے پر یہ طاقت اور جبر کا وحشیانہ کھیل جو ہے وہ کھیلنے میں بری طرح سے مصروف ہیں، اور یہ میسج دے رہے ہیں پاکستان میں آئین اور قانون اور سویلین بالادستی کی بات کرنے والے لوگوں کو کہ آپ بکواس بند کریں۔ اگر آپ بکواس بند نہیں کریں گے تو پھر آپ کا حال جو ہے وہی ہوگا جو عام لوگوں کا ہوتا ہے۔ حامد میر صاحب نے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ جی میری بڑی خواہش ہے کہ میں منظور پشتین کو بلاؤں، لیکن منظور پشتین کو بلانے کی مجھے اجازت نہیں ہے۔ حامد میر صاحب کاش آپ یہ بھی بتا دیتے کہ وہ آپ کو روکا ہوا کس نے ہے، تو میرے خیال میں زیادہ اچھا ہوتا۔ لیکن اگر آپ نے نہیں بتایا تب بھی ہم سب کو پتا تو ہے کہ پاکستان میں کون کنٹرول کر رہا ہے میڈیا کو، اور کون یہ الاؤ کرتا ہے کہ جی کس نے آنا ہے اور کس نے نہیں آنا۔ پاکستان تحریک انصاف اور اس کے لیڈرز پر پابندیاں جو ہیں وہ آپ بالکل لگا سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس تمام تر طاقت ہے، لیکن یہ کب تک چلے گا سلسلہ؟ جلد یا بدیر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ نے غلط کیا ہے۔ ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔